नमस्कार दोस्तों, एलएस क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम लोग एनसीईआरटी प्राचीन और ओल्ड दोनों मिक्स जो उसका सार है उसके बारे में हम लोग अध्ययन कर रहे थे। ये आज आपकी तीसरी क्लास है, तो इसके बारे में अध्ययन करेंगे। पुरातात्विक स्रोत के बारे में हम लोगों ने अध्ययन कर लिया है। आज हम लोग देखेंगे साहित्यिक स्रोत के बारे में। साहित्यिक स्रोत भाई, ठीक है। तो चलिए भाई, भारत के इतिहास के लिए भारत के इतिहास के लिए प्राचीन भारतीय साहित्य की विश्वसनीयता के बारे में बहुत वाद विवाद रहा है। यह मत प्रकट किया जाता है कि अधिकांश भारतीय साहित्य का स्वरूप धार्मिक है, यानी कि यह मत प्रकट की जाती है जो ये साहित्य है भारत का वो धार्मिक है, और भारतीयों द्वारा पुराणों और महाकाव्यों जैसे जिस साहित्य के इतिहास होने का दावा किया जाता है उनमें घटनाओं और राजाओं की कोई निश्चित तिथियां नहीं है। तिथियां नहीं है, ठीक है, दी गई हैं। सॉरी, बल्कि इनमें परिष्कृत साहित्य का दर्शन होता है। अनेक काव्यों में योद्धा, सामंत या राजा का नामतः उल्लेख करके उनके वीरतापूर्ण कार्यों का सविस्तार का वर्णन किया गया है इन साहित्यिक स्रोत में। अगला पॉइंट जो है, ये काव्य दरबारों में पढ़े जाते थे। इनकी तुलना होमर युग के वीर गाथा काव्यों से की जा सकती है, क्योंकि इनमें युद्ध और योद्धाओं के वीर युग का चित्रण है। किसका है? वीर युग का भैया इसमें चित्रण है। अगला पॉइंट है, इन ग्रंथों का उपयोग ऐतिहासिक प्रयोजन से करना आसान नहीं है। जो ऐसे साहित्यिक स्रोत है उनको, उन ग्रंथ को जो है अब उनको ऐतिहासिक प्रयोजन से करना आसान नहीं है। शायद इन काव्यों में उल्लेखित व्यक्तिवाचक नाम, उपाधि, वंश, क्षेत्र, युद्ध आदि आंशिक रूप से ही यथार्थ हैं। अगला पॉइंट है प्रश्न नंबर 9, देखो, संगम ग्रंथों में उल्लेखित चेर राजाओं के नाम दानकर्ता के रूप में ईसा की पहली और दूसरी सदी के दान पत्रों में भी आए हुए हैं। अगला पॉइंट है, भारत से उत्कीर्ण लेखों, सिक्कों और स्थानीय वृत्तांतों से इतिहास लेखन के कुछ प्रयत्नों का संकेत अवश्य मिलता है। अगला पॉइंट हम लोग देखेंगे। सभी लोग ये लाइक और शेयर कर दो भाई। जो व्यक्ति पहली बार जुड़े भाई चैनल को भाई सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा भाई, ठीक है। ये मैं आपको पूरा सार, ठीक, ये यहाँ पर आपको ओल्ड हो गई और प्लस न्यू एनसीईआरटी का सार मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। तो ये आपको मैं एक डेली वीडियो में आपको प्रोवाइड करूंगा। अगला पॉइंट प्रश्न जो है, पुराणों और महाकाव्यों में इतिहास के प्रारंभिक तत्व सुरक्षित हैं। कहां पर? पुराणों और महाकाव्यों में हमें राजाओं की वंशावलियां और उपलब्धियों की जानकारी मिलती है। यानी कि जो पुराण भैया है और महाकाव्य में है, इतिहास के प्रारंभिक तत्व यहीं पर सुरक्षित हैं, और हमें इनसे राजाओं की वंशावलियां और उपलब्धियां की जानकारी भी मिलती है। लेकिन कालक्रम के अनुसार उनका विन्यास करना कठिन है। भाई वंशावलियां तो मिलती हैं, लेकिन कालक्रम यानी कब कब के भैया वो वंशावलियां कालक्रम के समय में उनको प्रॉब्लम हो रही है उनको विन्यास करने में या उनको रखने में। भारत में पांडुलिपियां भोजपत्रों और तालपत्रों पर लिखी मिलती हैं, परंतु मध्य एशिया में जहां भारत से प्राकृतक भाषा फैल गई थी, ये पांडुलिपियां है मेषचर्म तथा काष्ठ फलकों पर भी लिखी गई है। ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगला पॉइंट है, देखो, इन्हें हम भले ही अभिलेख कह दें, परंतु ये एक प्रकार की पांडुलिपियां ही उन दिनों मुद्रण कला का आविष्कार नहीं हुआ था, इसलिए ये पांडुलिपियां मूल्यवान समझी जाती हैं। अगला पॉइंट है, वैसे तो समूचे भारत में संस्कृत की पुरानी पांडुलिपियां मिली हैं, परंतु इनमें से अधिकतर दक्षिण भारत, कश्मीर और नेपाल से प्राप्त हुई हैं। अगला पॉइंट है, आजकल अधिकांश अभिलेख संग्रहालयों में और पांडुलिपियां पुस्तकालयों में संचित सुरक्षित हुई। जो आपके अभिलेख है वो संग्रहालयों में, और जो पांडुलिपियां हैं वो पुस्तकालयों में संचित से यानी कि सुरक्षित की गई उनको, ठीक है। अगला जो पॉइंट है, वैदिक सांस्कृतिक स्रोत भी है, सोर्स ऑफ वैदिक कल्चर। सॉरी, अधिकांश प्राचीन ग्रंथ धार्मिक विषयों पर, जो भी प्राचीन ग्रंथ में अधिकांश जो है वो धार्मिक विषयों पर है। जैसे कि वैदिक साहित्य हो गया आपका, वैदिक साहित्य हो गया, और मुख्यतः 4 वेद है, अर्थात ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद पूर्णतः एक अलग भाषा में है, जिसे वैदिक भाषा कहा जा सकता है।
तो देखो हम लोग यहाँ पर अभी आपको मैं डिटेल्स, जब भी चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे तो वे वेदों के बारे में भी आपको डिटेल से बताया जाएगा या डिटेल से हम लोग पढ़ेंगे भाई। अगला देखो पॉइंट है क्या है कि इसकी शब्दावली के बहुत व्यापक अर्थ हैं और कई बार व्याकरणिक प्रयोगों के दृष्टि से बिल्कुल भिन्न है, जो कि शब्दावली इसमें दी गई है। अगला है, इसके उच्चारण का एक सुनिश्चित ढंग है जिसमें किसी अक्षर विशेष पर बल दिए जाने से अर्थ पूर्णतः बदल जाता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है, इसी कारण से वेदों की उच्चारण के ढंग को सुरक्षित और संरक्षित करने की विस्तृत विधियां तैयार की गई हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, घन जटा पाठ के अन्य प्रकारों से हम न केवल मंत्र का अर्थात निर्धारित कर सकते हैं, मंत्र का अर्थ निर्धारित कर सकते हैं, बल्कि उस मौलिक तान स्वर को भी सुन सकते हैं जिनमें उनका गायन हजारों वर्ष पहले किया जाता था। अगला पॉइंट है, इन्हीं पाठ पद्धतियों के कारण वेदों में कोई प्रक्षेपण करना संभव नहीं है। इन्हीं पाठ पद्धतियों के कारण क्या है, वेदों में कोई प्रक्षेपण करना संभव नहीं है। हम वेदों में राजनीतिक इतिहास का कोई खास चिन्ह नहीं ढूंढ सकते हैं, लेकिन उनसे हमें वैदिक काल की संस्कृति और सभ्यता की विश्वसनीयता झलक प्राप्त भी मिल सकती है या प्राप्त होती है। अगला पॉइंट देखो, आप लोग सभी लोग लाइक और शेयर कर दीजिए भाई। जो व्यक्ति पहली बार जुड़े हैं भैया सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं फिर से बता दूं, ये मैं आपको एक नई सीरीज एनसीईआरटी की चलाया हूं। मैं पूरी आपको एनसीईआरटी की क्लास भैया प्रोवाइड करूंगा। अभी मैं आपको प्राचीन भारत के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, यानी कि अध्ययन कर रहे हैं। ओके, चलिए भाई अगला है जो पॉइंट है, हिंदुओं के धार्मिक साहित्य सॉरी एक मिनट, हिंदुओं के धार्मिक साहित्य क्या है भाई, जैसे कि वेद वगैरह हो गए, चारों वेद के बारे में चर्चा करेंगे, रामायण है, महाभारत है और पुराण यानी कि 18 जो पुराण है, ये हिंदुओं का क्या है, धार्मिक साहित्य है। यह साहित्य जो है, जो ये साहित्य है, प्राचीन भारत की सामाजिक एवं सांस्कृतिक स्थिति पर काफी प्रकाश डालता है, किंतु देश एक मिनट किंतु देश और काल के संदर्भ में उपयोग करना बड़ा ही कठिन है भाई। देखो इंपॉर्टेंट क्या है, जो ये साहित्य है, हिंदू साहित्य जो है, यह साहित्य प्राचीन भारत की सामाजिक एवं सांस्कृतिक स्थिति पर तो प्रकाश डालता है, किंतु देश और काल के संदर्भ में, यानी देश और काल यानी समय के संदर्भ में इनका उपयोग करना बहुत ही कठिन है। अगला पॉइंट है, ऋग्वेद को 1500 से लेकर 1000 ईसा पूर्व के लगभग का मान सकते हैं और अथर्ववेद, यजुर्वेद, ब्राह्मणों, आर्यनको और उपनिषदों को 1000 से लेकर 500 ईसा पूर्व के लगभग माना जाता है। जो ठीक है, अब हम लोग आगे डिटेल में अथर्ववेद, यजुर्वेद, ब्राह्मणों और आर्यनको जो वन में पढ़े जाते हैं, क्या ये वन में पढ़े जाते थे, इससे दार्शनिक संबंधित है भैया ये सभी, इनके बारे में हम लोग अगले वाले चैप्टर में अध्ययन डिटेल से करेंगे भाई। ओके, चलिए अगला पॉइंट देखो, ऋग्वेद में मुख्यतः देवताओं की स्तुतियां हैं, परंतु बाद के वैदिक साहित्य में स्तुतियों के साथ साथ कर्मकांड, जादू टोना और पौराणिक आख्यान भी हैं। ये पॉइंट भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपसे कहा गया है कि जो ऋग्वेद है वो इसमें देवताओं की स्तुतियां भैया क्या है, देवताओं की स्तुतियां हैं, परंतु जो बाद के वैदिक साहित्य में ना स्तुतियों में क्या है, कर्मकांड है ना, जादू टोना ठप्पर पौराणिक आख्यान भी है। ये पॉइंट भी ध्यान देना भाई। अगला जो पॉइंट है, वैदिक मूल ग्रंथ का अर्थ समझ में आए इसके लिए वेदांगों है ना भाई, वैदिक जो मूल ग्रंथ हैं उनको समझने के लिए वेदांगों अर्थात वेद के अंगभूत शास्त्रों का अध्ययन आवश्यक है। वैदिक भैया जो मूल ग्रंथ को समझने के लिए वेदांगों का अध्ययन बहुत ही जरूरी है, तभी आप अच्छे ढंग से उनको समझ सकते हैं। जैसे कि जो वेदांग है, टोटल कितने हैं भाई, प्रमुख जो वेदांग है देखो है, शिक्षा उच्चारण यानी कि विधि है, कल्प मतलब कर्मकांड है, ज्योतिष हो गया, व्याकरण हो गया, छंद हो गया और निरुक्त यानी कि भाषा विज्ञान। निरुक्त मतलब है भाषा विज्ञान। तो इन सभी 6 जो आपके वेदांग हैं इनके बारे में ध्यान देना भाई। ओके, इनके बारे में आप लोग ध्यान देना।
अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, इसमें से प्रत्येक शास्त्र के चतुर्दिक प्रचुर साहित्य विकसित हुए हैं। यह साहित्य गद्य के नियम में भी लिखे गए हैं। संक्षिप्त होने के कारण ये नियम सूत्र कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? संक्षिप्त होने के कारण ये नियम सूत्र कहलाते हैं। यह गद्य में अभिव्यक्ति का एक बहुत यथार्थ और सुनिश्चित रूप है जो प्राचीन भारतीयों द्वारा विकसित किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट है, सूत्र लेखन का सबसे विख्यात उदाहरण है पाणिनि का व्याकरण। भाई पाणिनि का व्याकरण, भाई पाणिनि ने क्या लिखा था? व्याकरण। बहुत बार ये प्रश्न आपके वनडे एग्जाम में भी आया हुआ है। व्याकरण, पाणिनि कृत यानी कि व्याकरण सॉरी 400 ईसा पूर्व के आसपास लिखा गया था। जो आपका भैया व्याकरण है पाणिनिकृत, वो 400 ईसा पूर्व के आसपास लिखा गया था। व्याकरण के नियमों का उदाहरण देने के क्रम में पाणिनि ने अपने समय के समाज, अर्थव्यवस्था, संस्कृति पर अमूल्य प्रकाश डाला। भाई पाणिनि ने अपने समय के समाज पर, अर्थव्यवस्था पर और संस्कृति पर अमूल्य प्रकाश भी डाला है। नेक्स्ट पॉइंट है, धर्मसूत्रों और स्मृतियों में सर्वसाधारण और शासकों के लिए नियम और विनियम निर्धारित है। ठीक है, धर्मसूत्रों और स्मृतियों में सर्वसाधारण और शासकों के लिए नियम और विनियम भी निर्धारित किए गए हैं। अगला पॉइंट देखिए। नेक्स्ट पॉइंट है, आधुनिक अवधारणा के रूप में इन्हें प्राचीन भारतीय राज्य व्यवस्था और समाज के लिए संविधान व विधि पुस्तकों का नाम दिया जा सकता है, यानी कि धर्मसूत्र और स्मृतियों को। इन्हें धर्मशास्त्र भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? इन्हें धर्मशास्त्र भी कहा जाता है। ये पॉइंट भी आप लोग ध्यान देना भाई। अगला पॉइंट है, ठीक है, देखो मैं ये आपको ये पढ़ा रहा हूँ एनसीईआरटी जो है ना। अब देखो इसके बाद मैं एक क्लास और लेता हूँ भाई। एक क्लास जो होता है भाई यूपी पीसीएस, जो आपका घटना चक्र भाई, जितने भी एग्जाम आए हुए हैं, चाहे वो बीपीएससी हो, चाहे वो जेपीएससी हो, चाहे यूपीपीएससी है, वो घटना चक्र भी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। तो घटना चक्र जो भी प्रीवियस ईयर है, ठीक। बाकी ये जो मैं आपको पढ़ाऊंगा, ये भी जो क्लास पढ़ाया जाएगा, इसके बाद हम लोग रिवीजन भी करेंगे, जितने भी प्रैक्टिस सेट भी करेंगे भाई। ठीक है, इसके क्वेश्चन भी करेंगे। पहले हम लोग इसको भैया ऐसे पॉइंट पढ़ेंगे भी, इसके क्वेश्चन भी करेंगे। तो अगला जो पॉइंट देखो, इनका जो संकलन है, यानी कि जो धर्मशास्त्र है, इनका संकलन 600 ईसा पूर्व से और 200 ईसा पूर्व के बीच माना गया है। ठीक है, जो आपके धर्मशास्त्र में जैसे कि जो आपके सूत्र है यानी कि स्मृतियां हैं, इनका जो समय अगर माना जाए तो 600 ईसा पूर्व से लेकर 200 ईसा पूर्व के मध्य माना गया है। ठीक, यहाँ से आपको ओल्ड एनसीईआरटी कक्षा 11 अध्याय 3 में प्राचीन भारतीय संशोधन में धर्म सूत्रों का जो भी काल है वो 600 से ईसा पूर्व से लेकर 200 ईसा पूर्व के मध्य बताया गया। ये आपके ओल्ड एनसीईआरटी में है। अगर हम यहाँ पर बात कर ले, जबकि राम शरण शर्मा द्वारा धर्म सूत्रों का संकलन काल 500 ईसा पूर्व से 200 ईसा पूर्व के मध्य बताया है। ये भैया डिफरेंट है दोनों में, ये दोनों डिफरेंट भी आपको ध्यान देना है। अगला पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, मुख्य स्मृतियां ईसा की आरंभिक 6 सदियों में संहिताबद्ध की गई हैं। जो मुख्य स्मृतियां हैं वो ईसा की आरंभिक 6 सदियों में संहिताबद्ध की गई हैं। इनमें मनुस्मृति सबसे, अरे भाई क्यों भग रहा है, इनमें से मनुस्मृति सबसे अधिक प्रसिद्ध व प्राचीन है। जो स्मृति में मनुस्मृति जो है वो सबसे प्रसिद्ध और सबसे प्राचीन है, यानी सबसे पुरानी है। मनुस्मृति में विभिन्न वर्णों, राजाओं, पदाधिकारियों के कर्तव्यों का विधान किया गया है। अगला पॉइंट है, इसमें संपत्ति अर्जन है, विक्रय, उत्तराधिकारी के नियम सहित विवाह के विधान भी किए गए हैं मनुस्मृति में। मनुस्मृति में चोरी, हमला, हत्या, व्यभिचार आदि के लिए दंड का विधान भी किया गया है। तो मनुस्मृति के बारे में आप लोग ध्यान देना। वेदों के अलावा, अगला पॉइंट है, वेदों के अलावा ब्राह्मणों, आरण्यकों और उपनिषदों का भी वैदिक साहित्य में शामिल किया गया है। यानी कि वेद के अलावा ये भी जो है ना, ये भी वैदिक साहित्य के ही भाग हैं। इन्हें उत्तर वैदिक साहित्य कहा जाता है भाई। ठीक है, ब्राह्मणों जो आपके हैं ग्रंथ है, सभी वेद के भैया जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं और आपके आरण्यक हैं, है ना, इनको वन में पढ़ा जाता था। जो उपनिषद हैं को वैदिक साहित्य में भी शामिल किया गया है तथा इन्हें उत्तरवर्ती वैदिक साहित्य कहा जाता है। अगला पॉइंट है,
ब्राह्मण ग्रंथों में वैदिक कर्मकांड का विस्तार पूर्वक निरूपण किया गया है। जो आपका ब्राह्मण ग्रंथ है उनमें वैदिक कर्मकांड का विस्तार पूर्वक निरूपण किया गया है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भैया टॉपिक है। ओके, अगला देखो, अगला जो है, जो आनयक है, आनयक ग्रंथों और उपनिषदों में विभिन्न आध्यात्मिक और दार्शनिक समस्याओं के बारे में चर्चाएं की गई। ठीक है, जब ये आनयक वो हैं, ये वन में पढ़े जाते हैं। इसमें है क्या, ये दोनों में, उपनिषद और आनयक में भैया आध्यात्मिक, विभिन्न आध्यात्मिक और दार्शनिक समस्याओं के बारे में चर्चाएं हैं। अगर जैसे मैं इसमें से कहूँ, अगर ये पूछ जाए तो भैया आखिर उपनिषद और आनयक किससे संबंधित है, तो आध्यात्मिक और दार्शनिक समस्याओं के बारे में इसका उसमें दिया गया है। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट देखो, अगला जो भैया पॉइंट है, पुराण। जो पुराण है भाई, पुराण जो है इनकी संख्या 18 है। जो ठीक है, मुक्ता इसमें ऐतिहासिक विवरण है। जो पुराण है इनकी संख्या टोटल 18 है। इसमें जो क्या है, मुक्ता, इसमें ऐतिहासिक विवरण दिया गया है। ठीक है, अब देखो क्या है, इसके बारे में भी हम लोग चर्चा कर लेते हैं। ऐतिहासिक अध्ययन की 5 शाखाएं पुराणों की विषय वस्तु बनाती हैं। जो ऐतिहासिक अध्ययन की मतलब 5 जो शाखाएं हैं पुराणों की विषय वस्तु बनाती हैं, ये कौन कौन से भैया 5 शाखाएं, जैसे कि सर्ग, सर्ग है सृष्टि की उत्पत्ति, सर्ग का मतलब है सृष्टि की उत्पत्ति। वैसे जो प्रतिसर्ग है सृष्टि का प्रत्यावर्तन एवं प्रतिविकास है। ठीक है, मनवंतर समय की पुनरावृत्ति। मनवंतर देखो, ये प्रश्न बेटा कई बार पूछा गया है मेरे दोस्तों, ये प्रश्न कई बार पूछा गया है जी। ऐसे ऑप्शन दे देगा, इधर मिलान करना होगा आपको, है ना। इधर प्रतिसर्ग का मतलब क्या है, मनवंतर का मतलब क्या है, वंश और वंशानुचरित। ठीक है, तो वंश क्या है, राजाओं और ऋषियों की वंशावली है। जो वंश का मतलब हो जाएगा वो राजाओं और ऋषियों की वंशावली है। वंशानुचरित क्या है, कुछ चुने हुए पात्रों की जीवनियां है। क्या वंशा जो अनुचरित है, कुछ चुने हुए पात्रों की जीवनियां है। अगला पॉइंट देखो, कालांतर में तीर्थों और उनके महात्म के वर्णन को भी इसमें शामिल किया गया। भाई कालांतर में जो आपके ये पुराणों की विषय वस्तु हैं बनाती हैं, उसमें महात्म के, ठीक है, तीर्थों और उनके महात्म के वर्णन को भी इसमें शामिल कर लिया गया है। नेक्स्ट पॉइंट देखो, अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं। विषय वस्तु की दृष्टि से पुराण विश्वकोश जैसे हैं, पर इनमें गुप्त काल के आरंभ तक का ही राजनीतिक इतिहास आया है। ठीक, पुराण में जो है वो गुप्त काल तक के यानी गुप्त काल के आरंभ तक का ही राजनीतिक इतिहास आया है पुराणों में। इनके घटनाओं के स्थलों के उल्लेख तथा उसके कारणों एवं परिणामों का विवेचन किया गया है, परंतु यथार्थ में ये घटनाएं विवरण लिखे जाने से काफी पहले ही घटित हो चुकी थी। अगला है, किंतु इन पुराणों के लेखक परिवर्तन की धारणा से अनभिज्ञ नहीं थे, जो इतिहास का सार तत्व होती है। काल और स्थान जो इतिहास के महत्वपूर्ण तत्व हैं, उसका महत्व इनमें बताया गया है। भाई अगला पॉइंट में है, ठीक है, जैसे पुराण में बताए गए 4 युग क्या है, ठीक है, कृत हो गया, त्रेता हो गया, द्वापर हो गया और काल, है ना। ठीक है, ये 4 पुराणों में काल 4 युग बताए गए हैं। इनमें से हर युग, इनमें से जो है हर युग अपने पिछले युग से घटिया बताया गया है। ठीक है, ये जो युग दिया गया है हर युग पिछले युग से घटिया बताया गया है। ठीक है, और कहा गया है कि एक युग के बाद दूसरा युग आरंभ होता है, तब नैतिक मूल्यों और सामाजिक मानदंडों का अधःपतन होता है। ये पॉइंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगला पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, महाभारत, रामायण और प्रमुख पुराणों का अंतिम से संकलन 400 ईसा पूर्व के आसपास प्रतीत होता है। इनमें महाभारत है जो व्यास की कृति मानी जाती है। भाई वेद व्यास की कृति मानी जाती है। महाभारत संभवतः संभवतः 10वीं सदी ईसा पूर्व से चौथी सदी ईस्वी तक की स्थिति का आभास देता है महाभारत। नेक्स्ट पॉइंट है, पहले इसमें केवल 8800 श्लोक थे और इसका नाम जय संहिता था। क्या था, जय संहिता था, जिसका अर्थ होता है विजय संबंधी संग्रह ग्रंथ। क्या होता है, विजय संबंधी संग्रह ग्रंथ, जिसका अर्थ होता है। बाद में यह बढ़कर 24,000 श्लोक हो गया और भारत नाम से प्रसिद्ध हुआ। किस नाम से, भारत नाम से प्रसिद्ध हुआ।
क्योंकि इसमें प्राचीनतम वैदिक जन भरत के वंशजों की कथा थी। क्या थी भाई? इसमें भारत की वंशजों की कथा थी, इसलिए इसको भारत नाम से प्रसिद्ध हुआ, ये जो आपका महाभारत है। अंततः इसमें 1 लाख श्लोक हो गए। तदनुसार यह सदसाहित्री संहिता या महाभारत कहलाने लगा। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, महाभारत में विभिन्न कथोपकाएं, उनका वर्णन एवं उपदेश संकलित है। क्या है भाई? महाभारत में विभिन्न जो है कथोपकाएं, उनका वर्णन एवं उपदेश संकलित है। नेक्स्ट है, इसकी मूल कथा जो कौरवों और पांडवों के युद्ध की है, उत्तर वैदिक काल को ही सकती है। किस काल से हो सकती है? उत्तर वैदिक काल की ही हो सकती है भाई। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं। चलिए अगला पॉइंट है जो आपका नेक्स्ट पॉइंट है, इसके व्यूहात्मक अंश का उपयोग वेदोत्तर काल के संदर्भ में किया जा सकता है। इसी प्रकार वाल्मीकि थे, रामायण में मूलतः 6000 श्लोक थे। जो भैया मूलतः रामायण में कितने थे? 6000 श्लोक थे, जो बढ़कर 12000 श्लोक हो गए। अंततः 24000 श्लोक इसमें हो गए। रामायण की बात हो रही है यहाँ पर। यद्यपि यह महाकाव्य महाभारत की अपेक्षा अधिक ठोस है, तथापि इसमें कुछ ऐसे उपदेशात्मक भाग हैं जो बाद में जोड़ दिए गए हैं। अगला पॉइंट है, इसकी रचना संभवतः ईसा पूर्व की 5वीं सदी में शुरू में हुई थी। तब से यह 5 अवस्थाओं से गुजर चुकी है और इसकी 5वीं अवस्था तो ईसा की 12वीं सदी में आई है। जो 5वीं अवस्था ईसा की 12वीं सदी में आई है रामायण की। ठीक है, वाल्मीकि रामायण महाभारत के बाद की रचना प्रतीत होती है। जो आपकी रामायण है वो महाभारत के बाद की रचना प्रतीत होती है, वाल्मीकि रामायण। अगला पॉइंट देखो, नेक्स्ट पॉइंट है कर्मकांड साहित्यिक स्रोत। क्या है यहाँ पर? यहाँ पर हम लोग अध्ययन करेंगे कर्मकांड साहित्यिक स्रोत के बारे में। ओके भैया, चलो। हाँ, इसका जो पहला पॉइंट है, इसका पहला पॉइंट है, वैदिक काल के बाद कर्मकांड साहित्य की भरमार मिलती है। ठीक है, वैदिक काल के बाद जो है वो कर्मकांड साहित्य की भरमार मिलती है। राजाओं के द्वारा 3 उच्च वर्णों और धनाढ़ पुरुषों द्वारा अनुष्ठेय सार्वजनिक यज्ञों की विधि विधान स्रोत सूत्रों में दिए गए हैं। इन्हीं में राज्याभिषेक के कई आबंडरपूर्ण अनुष्ठान भी वर्णित किए गए हैं। ये पॉइंट भी आप लोग ध्यान देना। अगला पॉइंट क्या है, इसी तरह जातिक्रम यानी कि जन्मानुष्ठान जो है, नामकरण हो गया, इसके बाद उपनयन हो गया, विवाह हो गया यानी श्राद्ध आदि घरेलू या पारिवारिक अनुष्ठानों का विधि विधान गृह सूत्रों में पाया जाता है। ये कहाँ पाते हैं? वो गृह सूत्रों में पाया जाता है। ठीक है, पहले जातक्रम हुआ, इसके बाद नामकरण हुआ, इसके बाद उपनयन हुआ, इसके बाद विवाह हुआ, इसके बाद श्राद्ध हुआ। तो ये आपको सीरियल भी याद रखना भाई, ये आपको सीरियल भी आपको ये याद रखना है। अगला पॉइंट है, स्रोत सूत्र और गृह सूत्र दोनों ईसा पूर्व 600 से लेकर 300 ईसा पूर्व के आसपास के हैं। जो स्रोत सूत्र है और जो गृह सूत्र है दोनों ही ईसा पूर्व यानी 600 से लेकर 300 के आसपास के माने जाते हैं। यहाँ शुल्ब सूत्र भी उल्लेखनीय है, जिसमें यज्ञ वेदी के निर्माण के लिए विविध प्रकार के मापों का विधान है। ठीक है, शुल्ब सूत्र क्या है? उल्लेखनीय है, इसमें है क्या? जिनमें यज्ञ वेदी के विभिन्न निर्माण के लिए विविध प्रकार के मापों का विधान दिया गया है। अगला है पॉइंट है, ज्यामिति और गणित का अध्ययन वहीं से आरंभ होता है। किसमें से? शुल्ब सूत्र से बेटा, है ना। ज्यामिति और गणित का अध्ययन यहीं से होता है। अगर हम स्रोत सूत्र की बात कर ले, सार्वजनिक यज्ञों के विधि विधान है। ठीक है, स्रोत सूत्र जो है वो सार्वजनिक यज्ञों के विधि विधान है। हम गृह सूत्र की बात कर ले तो घरेलू या पारिवारिक अनुष्ठानों का विधि विधान इसमें दिया गया है। जो शुल्ब सूत्र है इसमें यज्ञ वेदी के निर्माण हेतु विविध मापों का विधान है, विभिन्न मादों का विधान है। ज्यामिति एवं गणित के अध्ययन का प्रारंभ यहीं से मानते हैं। शुल्ब सूत्र से ही ज्यामिति एवं गणित के अध्ययन का प्रारंभ माना जाता है। अगला पॉइंट है,
जैनों और बौद्धों के धार्मिक ग्रंथों में ऐतिहासिक व्यक्तियों और घटनाओं का उल्लेख मिलता है। ठीक है, जैन धर्म और जो बौद्ध धर्म के भी धार्मिक ग्रंथ हैं, इसमें ऐतिहासिक व्यक्तियों और घटनाओं का उल्लेख प्राप्त होता है। अगला पॉइंट हम लोग देखेंगे। आप लोग सब लोग लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। मैं फिर से बता दूं, ये क्लास जो है आपकी पहले में हम लोग, ठीक है, थ्योरी पढ़ेंगे, इसके बाद हम लोग जो ये थ्योरी भी ये चैप्टर वाइज खत्म हो जाएगी, तो हम लोग इसकी प्रैक्टिस भी करेंगे। ओके, चलो अगला पॉइंट क्या है। चूंकि आधुनिक इतिहासकारों ने पुराणों में वर्णित अधिकतर राजवंशों को नकार दिया है तथा बुद्ध और महावीर को ऐतिहासिक व्यक्तित्व माना है, अतः पौराणिक राजवंशों के केवल उन भागों को ही स्वीकार किया गया है जिनकी पुष्टि बौद्ध तथा जैन साहित्य द्वारा होती है। ये भी पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, चलिए। प्राचीन बौद्ध ग्रंथ पाली भाषा में है लिखे गए थे। यह भाषा बोली जाती थी, ठीक है, ये भाषा बोली जाती थी पाली भाषा, मगधी यानी कि दक्षिण बिहार में। कहां पर? मगधी जो है ये दक्षिण बिहार में है। ओके, चलो अगला पॉइंट हम देखते हैं। प्रश्न नंबर, सॉरी प्रश्न, अगला पॉइंट है, प्रश्न नंबर नहीं है। प्रश्न नंबर तो आगे आएगा जब ये पूरे हम लोग थ्योरी पढ़ चुके होंगे। पाली को प्राकृतिक भाषा का एक रूप ही कहा जा सकता है। बौद्ध भिक्षुओं के साथ साथ यह भाषा श्रीलंका पहुंची, जहां यह एक जीवंत भाषा बन गई। बौद्ध भिक्षुओं के साथ ये भाषा कहाँ पहुंची? श्रीलंका, है ना, जिसे क्या कहते हैं भाई, रत्नदीप, पूर्व का मोती, तपोवन की भूमि श्रीलंका को कहा जाता है ना। तो वहां पर जीवन भाषा बन गई। इन ग्रंथों में हमें न केवल बुद्ध के जीवन के बारे में बल्कि उनके समय के मगध, उत्तरी बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश के कई शासकों के बारे में भी जानकारी प्राप्त होती है। ओके, तो अब हम आगे पढ़ेंगे बौद्धों के धार्मिकेतर साहित्य स्रोत। ठीक है, बौद्धों के धार्मिकेतर साहित्य स्रोत, इसके बारे में हम लोग अध्ययन कल करेंगे भाई। ठीक है, इसके बारे में हम लोग कल चर्चा करेंगे। तो धन्यवाद सभी को, हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।